है यार, मतलब अच्छा एक आदमी को फायदा पहुंचाना है तो दूसरे को नुकसान देके फायदा कैसे पहुंचे? ये कौन सा हिसाब है? सबको नुकसान कर दो। तो सर केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगला हेडिंग डालिए, आयनिक। अगला हेडिंग डालिए, आयनिक। सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए हम लोगों को हेडिंग डालिएगा, टाइप ऑफ सब्सटेंस। अब हम लोगों ने इनको अलग अलग प्रकार से बांटा हुआ है। पहला है नॉन कंडक्टर, पहला टाइप है नॉन कंडक्टर। मेरी बात को सुनना, केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने पढ़ रखा है। कंडक्टर वो होता है जिसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयन। तो नॉन कंडक्टर कौन होगा? ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और ना ही फ्री आयन होंगे। तो लिखिएगा, दो सब्सटेंस which don't allow passes of current, those substance which don't allow passes of current, यानी जो करंट को अपने पास से, अपने ऊपर से पास होने की इजाजत नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन कंडक्टर। अब नॉन कंडक्टर में हम बोल सकते हैं जितने भी नॉन मेटल्स, भाई मेटल के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो, और जितने भी हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड, वो सबके सब क्या होंगे? नॉन कंडक्टर। बस इतना ध्यान रखना। जैसे अगर मैं तुम्हारे सामने बोलूं H2, Cl2, Br2 एक्सेट्रा, तो ये सब क्या है? इनमें कोई फ्री आयन नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये अपने से कभी भी करंट पास नहीं। बना लीजिए। तो पहला टर्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि नॉन कंडक्टर क्या। जाहिर सी बात है, क्लियर कट याद रखना। नॉन कंडक्टर मतलब ना ही उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन हो जिससे वो मूव कर सके, और ना ही उनके पास कोई फ्री आयन हो, मतलब आयंस में भी ना टूटे। तो कुल मिला के वो नॉन मेटल होंगे और कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है अब जो मेन मुद्दे की बात है, नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, आयन वालों पे कंसंट्रेट कर। नंबर दो पे आता है कंडक्टर। अब कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे? कंडक्ट करे, यानी जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो। अब सुनना, अब ये दो प्रकार के, एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक, बनाइए सर, एक लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक, और दूसरा लिखिए मेटेलिक। और क्लियर कट बात को समझिए, मेटेलिक कंडक्टेंस यानी मेटल, कोई रॉड है मेटल की और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो किस वजह से पास होगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन।
तो अगर हम बात करें तो मेटेलिक कंडक्टेंस जो होता है, यानी उसकी अगर हम बात करेंगे तो ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को हम बोलेंगे मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस अगर हमें कर तो ये होता है फ्री आयन की वजह से, ड्यू टू फ्री आयंस। ठीक बात। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। फ्री आयन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन आएंगे? तो अगर हम बात करें जितने भी एसिड है, जितने भी बेस है, या जितने भी सॉल्ट है, क्या बेटा इन सब में आयन्स होंगे? लेकिन इनमें आयन होने का कारण क्या होगा? इनका सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? एक्वस सोल्यूशन। अगर इनका एक्वस सोल्यूशन है तो वहां फ्री आयन होंगे और उसकी वजह से ये कंडक्टेंस शो करेगा। यहां आते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें पाए जाएंगे? सारे मेटल्स, बोलो बेटा, सारे मेटल्स। और साथ ही साथ याद रखना ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टेंस शो करता है। तो इसको भी ध्यान रखना, सारे मेटल्स आ जाएंगे और ग्रेफाइट। हमारे कोर्स में इस चैप्टर में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, कौन सा वाला? इलेक्ट्रो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम इसकी बात करें, आयंस की वजह से। एक और बात याद रखो, मेटेलिक कंडक्टेंस ऐसे समझो, मान लो सोडियम, तो क्या सोडियम है तो क्या, ऐसे लिखे, सोडियम में Na प्लस यानी कर्नल है, और साथ में ही क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी। तो क्या ये दोनों एक साथ ही तो रहते हैं? तो इसका मतलब है जब ये कंडक्टेंस होगा यानी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो यहां पर कोई केमिकल चेंज आने वाला, बस फ्री इलेक्ट्रॉन रॉड है, करंट लगाया तो क्या होता है? ये बिजली के तार चल रहे हैं, तो क्या होगा? कुछ बदल जा रहा है क्या? तार तो वैसे ही रहता है। तो इसका मतलब है यहां किसी प्रकार का कोई केमिकल चेंज नहीं, नो केमिकल चेंज। यहां आते हैं, यहां मान लीजिए हमने लिया NaCl, तो अगर हमने NaCl एक्वस लिया तो इसका मतलब है Na प्लस होगा और Cl माइनस होगा एक्वस। अब बेटा यहां पर जैसे ही आयंस आए वैसे ही दो टर्मिनल बन जाए। एक टर्मिनल होगा कैथोड, तो हमें कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट होता हुआ दिखेगा, कैथोड पर, क्योंकि रिडक्शन होता है कैथोड। और एनोड पर बेटा हमें अभी कैसे होता है ये भूल जाओ, Cl2 गैस दिखे। तो क्या हमने लिया था NaCl और मिला हमको सोडियम और क्लोरीन, तो क्या ये केमिकल रिएक्शन हो रही? इसका मतलब है कि यहाँ जो है केमिकल चेंज होता है। यहाँ लिख लीजिएगा, यहाँ केमिकल चेंज, यहाँ केमिकल चेंज।
यहां पर केमिकल चेंज होता है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात हम लोग करेंगे, तो बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट की। तो मुद्दे की बात किधर है, वो तो एक जनरल परसेप्शन है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब जाहिर सी बात है, याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो आयंस में टूट जाते हैं। क्या? जो भी कंपाउंड आयन में टूटेगा उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। बताया जाए, कॉपी में लिखो, those compounds which dissociates into ions, those compounds which dissociates into ions called electrolyte, called electrolyte। जो भी आयन में टूटेगा उसे हम क्या बोले? इलेक्ट्रोलाइट। अब वो कैसे टूटेगा ये उसकी मर्जी। अब उसके टूटने के आधार पर ही तो हम उसको डिफरेंशिएट करें। तो बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में पहला टाइप है, हम किन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहें। बहुत आसान है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलने का मतलब वो पूरी तरीके से टूट जाना चाहिए, जितना लिया है सब टूट जाए। तो मैं बोलूंगा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएटेड इनटू आयंस इन एक्वस। जाहिर सी बात है, पानी की मदद तो लेनी पड़ेगी। तो ऐसी चीजें जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं आयंस में, उनको बेटा हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब कोई चीज अगर टूट रही है तो तुम्हें याद होगा केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोगों ने बात की थी अल्फा की। बोलो बेटा। तो यहां पर अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। एक से ऊपर हो नहीं सकता। 1 का मतलब होता है पूरा टूट गया। तो इसका मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इन सब के लिए अल्फा की वैल्यू क्या हो? सबके लिए अल्फा होगा। अब देखना कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरी तरीके टूटती हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जितने भी हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और याद रखना जितने भी सॉल्ट है वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यानी ये पूरा टूटते। ठीक बात है ना? सुन तो लो, परेशान नहीं होना है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से। पूरा चार्ट बनवाएंगे, पूरा लिखोगे किनको स्ट्रॉन्ग एसिड मानना है, किनको नहीं, है ना? अभी तो तुमको थोड़ा बहुत पता है कि हाँ, जो HNO3 है, H2SO4 है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स। अभी पूरी बात करें। नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2 पर आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो मतलब डिसोसिएट तो हो लेकिन 100% आयनाइज ना हो। तो अगर 100% नहीं टूट रहा है तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? <<1। जितने बेटा वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड है वो सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जितने भी बेटा वीक बेस वो सबके सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और वाटर को भी हम क्या मानते हैं? एक
वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक बात। अगर हम वाटर में ऐसे समझो, अगर हमने किसी तार में दो पोल लगाए करंट के, मतलब टर्मिनल बनाए पोटेंशियल के, तो क्या वो तार कंडक्टिंग वायर है? अगर मान लो कॉपर का वायर है, तो क्या जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होने लगे? बोलिए सर। और अगर हम कोई बल्ब लगा दे तो जलने लगे। लेकिन अब हम क्या करें कि उन्हीं दोनों टर्मिनल के बीच में पानी भर दें, तो क्या अगर हम पानी भर देंगे तो बल्ब जलेगा? फिजिक्स पढ़े हो तुम तो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई है, बताओ। अगर मैं पानी भर दूं तो क्या बल्ब जलेगा? जवाब ये है, सुनते जाना, वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट तो करेगा, लेकिन उतना कंडक्ट नहीं करेगा जिससे कि उतनी करंट का फ्लो हो जाए। जब तक, इधर सुनो, करंट का फ्लो ऐसे समझो, ये लाइट जल रही, क्या 220 वोल्टेज पे करंट आ रहा है? अगर करंट का फ्लो वोल्टेज डाउन होता है, तो वोल्टेज डाउन होने का मतलब V इज इक्वल टू I इंटू आर। जगाओगे तो देखो फिर हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकलने लगता है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो V इज इक्वल टू आई आर है, आर का वैल्यू फिक्स है, वोल्टेज तुमने डाउन कर दिया, यानी आई की वैल्यू कम हो गई। तो अगर आई की वैल्यू कम हो गई तो इसका मतलब है अब उतना फ्लो तो नहीं हो पा रहा है, यानी इसका मतलब है उतना पावर का आउटपुट आपको मिलने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है कि? तो जो पावर का आउटपुट है जब उतना नहीं, तो लाइट जो होगी तुम देखोगे बल्ब का फिलामेंट हल्का हल्का जलेगा, यानी रोशनी तो आएगी लेकिन कम। अब अगर वो वोल्टेज और कम हो जाए बहुत, तो हमें लगेगा कि जल ही। बात समझिए। तो इसका मतलब अगर मैंने उस बल्ब को हटाकर कम वोल्टेज का, कम वॉट का बल्ब लगा दिया, जैसे छोटी जो दीपावली वाली लाइट होती है, तो वाटर अगर हमने बीच में भरा, तो अगर हमने कंडक्ट कराया तो वो लाइटें जलती हुई नजर आई। यानी कि अगर कोई कहे कि वाटर नॉन कंडक्टर है तो गलत बात है, क्या तो छू के टच कर लो। अरे बोलो यार। तो इसका मतलब है कंडक्ट तो कर रहा है, लेकिन कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? अकेला अगर है तो वीक। कुछ डाल दोगे इसके अंदर सॉल्ट टाइप की चीज, तो वो उसको दाना दाना आइनाइज कर देगा। क्लियर है बात? तीसरे नंबर पे लिखिएगा, तीसरे नंबर पे लिखिएगा ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। तीसरे नंबर पे लिखिएगा ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या बला है? कहा जाता है कि ऐसी चीजें सॉलिड में, अगर कोई चीज, किसमें? सॉलिड में, तो सॉलिड में अगर है तो आयंस नहीं, लेकिन ऐसी चीज जो सॉलिड अवस्था में भी क्या हो, आयंस रखे, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। लिखो, दो सब्सटेंस which contains ions also in solid state called true electrolyte, called true electrolyte। तो मैं बोलूंगा इनके पास आयन होते हैं, आयंस इन सॉलिड स्टेट। इधर देखो, पानी में तो सभी के पास आयन होते हैं, लेकिन क्या जितने भी सॉल्ट होंगे, जितने भी सॉल्ट होंगे, लाइक NaCl, CaCl2, क्या इन सबके पास सॉलिड अवस्था में भी आयन होगा? Na प्लस और Cl माइनस। हाँ, याद रखना है, सॉलिड स्टेट में वो कंडक्टर, मतलब वो जो है वो कंडक्ट नहीं करा पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो हमें उसको किस में लेना पड़ेगा? एक्वस में। लेकिन इनको नाम क्या दिया गया? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। चौथे वाले तुम्हारी तरीके शर्मीले हैं ये थोड़े से, नाम है पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम है? पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, शर्मीले इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इनसे कहा गया कि क्यों भाई तुम आयंस में टूटते हो? कहीं भैया कहोगे तो टूट जाएंगे। उन्हें कहोगे मतलब अगर इनके ऊपर थोड़ा फोर्स लगाओ तो ये टूट जाते हैं। जैसे HCl है, तो HCl अपने आप टूटता नहीं है, लेकिन अगर पानी का माध्यम दे दो तो क्या वो H प्लस और Cl माइनस में टूटना शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा पोटेंशियल डेवलप करोगे तो वो आयंस में ब्रेक होने लगे। नीचे लिखिएगा,
those electrolytes which contains ions only in aqueous solution, not in solid state, which contains ions in aqueous solution. ऐसे सब्सटेंस जो आयंस किसमें रखे, एक्वस सॉल्यूशन, नॉट इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड अवस्था में उनके पास आयन नहीं होता, लेकिन पानी में डाल दोगे तो वो तुरंत टूट जाएंगे. बोला ना शर्मीले, किसी के साथ काम करेंगे. तो इसका मतलब अब इसमें कौन कौन आए, जितने भी तुम्हारे एसिड और बेस. क्यों एसिड और बेस की अगर हम बात करें तो NaOH मतलब बेस ले लिया, HCl, HNO3. क्या मैंने आपको एक बात पढ़ाई है, दुनिया का कोई एसिड और बेस बिना पानी के काम नहीं करता. तो अगर मैं तुम्हारे सामने इधर देखो NaOH का पाउडर दे दूं, क्या दे दूं, पाउडर, और तुम हाथ में बिल्कुल रफ रखो, यानी 1% नमी भी ना हो, तो आराम से हाथ में लेके बैठे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन वही मुट्ठी बांधे बांधे उठा के उसको पानी वाले उसमें चले जाओ, तो हाथ और एसिड दोनों ही उसी जार में रह जाएंगे. नहीं समझे बात, ये नमक नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है. बात समझ में आ रही है कि क्यों तुरंत हीट इतनी होगी कि हाथ जलने लगेगा. तो उसका रीजन कि वो अपनी रिएक्टिविटी कहां दिखा सकते हैं, एक्वस. क्लियर है बात. तो याद रखना उनको बोलते हैं पोटेंशियल. अच्छा हमारे काम में कौन कौन आएंगे, दो स्ट्रॉन्ग और ये दो काम के. टिक मार लीजिए, काम के अपने पास दो. अब ये बता दो, दुनिया में जितने सॉल्ट हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. क्यों, बस अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन, वीक एसिड वीक बेस कौन, तो तुम खुद ही तुलना कर लोगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट. क्या मेरी बात समझ में आती है, आई. हटाया जाए. अब ये वाला जो पोर्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पूरा चैप्टर इसी पर चलेगा और आज आपको घर जाके यही याद करना है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक. तो मैं तुम्हारे सामने यहां लिख रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड किनको किनको कहते, और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे बेटा वो सबके सब क्या माने जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो सब क्या माने जाएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो. देखो भैया, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI, H2SO5, HClO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड. और ऑर्गेनिक में अगर याद रखना है तो दो एसिड को याद रखिएगा, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3COOH. सुन तो लो इधर, बेंजोइक वो फॉर्मिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग होता है. इससे बगल में लिख लेना, फॉर्मिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग. हम लोगों ने पढ़ा है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड, उसका भी बाप कौन है, CF3COOH. लिख लो, स्ट्रॉन्गर देन फॉर्मिक एसिड. अरे अभी सोडियम बाइकार्बोनेट वाला पढ़ रहे थे ना तो कौन कौन देगा. और ये देखो पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड.
पहली कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक बात। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे हम उनको क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे हम उनको क्या मानेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaOH, KOH, CSOH, सुनो LiOH अगर नहीं लिखा है तो नहीं, नहीं समझे बात। लिथियम गद्दार है, लिथियम फर्स्ट ए ग्रुप का गद्दार है, तो वो कभी इनके साथ किसी प्रॉपर्टी में साथ निभाने नहीं आएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड, अब सुनो तो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ना? चूने का पानी, क्या हाथ डाल देंगे कुछ मत ना, तो इसका मतलब बेस तो है, हल्का बहुत जलन होगी, लेकिन अगर वही तुम बेरियम हाइड्रोक्साइड में हाथ डालोगे तो हाथ रह जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, तुरंत रिएक्ट करना चाहिए। क्लियर है मैम? बना लीजिए NaOH, KOH, CSOH, PaOH का उल्टा, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो? चलो भैया, अगला आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। हटा रहे हैं इसको। अब मैं सीधे यहां लिख दे रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में, अब अगर तुम्हें वो याद है ना तो फिर तुम ये आराम से कर, जितने भी वीक एसिड, जितने भी वीक एसिड है वो सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे HCl, पहले तो उनको पकड़ो जिनके बिना काम नहीं होगा। CH3, COOH, बेटा HF को भी हम वीक एसिड ही मानते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2S वीक एसिड। उधर वाले जितने हैं उनको छोड़ के अगर बात करें, H2CO3 फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, H2SO3, ये सब वीक एसिड। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड। एक बात और सुन लो, यहां पे याद रखना, ये मैंने लिखा है H2SO4 लिख लो, H2SO5 भी लिखवाया। अरे हाँ, लगा तो ध्यान रखना, H2SO5 भी होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां जाइए, अब HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HClO3, HClO2, HClO, ये सब वीक एसिड, ये सब वीक एसिड। आगे इसी में लिखिएगा N3H, N3H हाइड्राजोइक एसिड, HNO2 आ जाए, नाइट्रस एसिड। मतलब क्या है ना, ये एसिड की तरीके काम नहीं कर पाते उतने अच्छे से, उतनी जल्दी टूटते नहीं, ये सब वीक एसिड। इसी में लिख लो H3BO3, ये तो याद ही होगा तुमको, वैलेंसी फैक्टर 1 आता है इसका। बोरिक पाउडर है H3BO3, ये सब वीक एसिड। फास्फोरस के जो एसिड्स होते हैं उनको भी हम वीक ही मानते हैं। H3PO4, H3PO3 और H3PO2,
यहां स्टार बना लेना, इसके में कई बार वीक मान लेते हैं, कई बार स्ट्रांग मान लेते हैं, तो बात करेंगे कि कब ऐसा। ये सब वीक एसिड बने। इधर आते हैं वीक बेस। आराम से उधर उतार लीजिए और याद रखिए, वीक बेस, वीक बेस में सबसे पहले तो कौन आ जाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस है। बनाइए सर, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या वहां लिखा हो एक्वस अमोनिया। क्या लिखा हो? एक्वस अमोनिया। ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट। और साथ ही साथ डी ब्लॉक के मेटल हाइड्रोक्साइड। डी ब्लॉक के जितने भी हाइड्रोक्साइड होंगे वो सब किस कैटेगरी में आएंगे? वीक। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर का हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक है। इतना मामला आपको कम से कम हर हालत में आना। अच्छा एक बात बताएं, सारे तो नहीं लिखा सकते। मान लो हमने इतना लिखाया और वहां आ गया जिंक हाइड्रोक्साइड, पहचान जाऊंगा ना डी ब्लॉक। क्यों? तो सारे नहीं लिखा सकते, लेकिन फिर भी अंदाजन तो आपके दिमाग में रहेगा। अच्छा, जितने जितने भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या आएंगे? वीक में ही आएंगे। नीचे लिख लो, ऑल एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, जितने भी पढ़ाया है मैं, जितने भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड वो वीक ही हो। जितने भी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड वो सबके सब वीक की कैटेगरी। ठीक बात। अब आते हैं हम लोग आर्हीनियस। दो थ्योरी पढ़ते हैं, एक आर्हीनियस की पढ़ते हैं और दूसरी ओस्टवाल्ड। तो लिखिएगा, आर्हीनियस थ्योरी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको बोलो भैया। आई, आर्हीनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इन्होंने क्या कहा सुनना। पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला गया
तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो टूट जाए, तो वो टूटेगा किस में? कैटायन में और एनायन। बात समझ? इन्होंने कहा अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कोई एसिड है या कोई बेस, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी डिसोसिएशन बना लीजिए। अगर ये एसिड या बेस तो हम इसे बोलेंगे डिसोसिएशन या आयनाइजेशन, या आयनाइजेशन। ठीक बात। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइट कोई सॉल्ट है, तो सॉल्ट के केस में हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिसिस। कुछ जगहों पे इसको डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है, लेकिन ज्यादातर हम किस शब्द का प्रयोग करें? हाइड्रोलिसिस। इसका है ना। ये पहला पॉइंट कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी में डाला तो वो कैटायन और एनायन में टूट जाएगा। इस टूटने की प्रक्रिया को एसिड और बेस के लिए डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कहा जाता है, और किसी सॉल्ट के लिए हाइड्रोलिसिस का। अब इन्होंने कहा दूसरा पॉइंट, अगर हम करंट पास करें, कहां पर? किसी इलेक्ट्रोलाइट के एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं क्या पास करूं? करंट। तो मेरे पास तो दो चीजें हैं, एक कैटायन है और एक एनायन। तो इन्होंने कहा कि अगर हम करंट पास करेंगे तो हमारे पास दो टर्मिनल है, कैथोड और, तो बताओ कौन किधर मूव करेगा? एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, कैथोड का मतलब निगेटिव टर्मिनल। तो क्या कैथोड की तरफ कौन मूव करेंगे? बोलिए। पॉजिटिव, यानी कि कैटायन। क्यों भाई? कैटायन मूव करेंगे। और एनोड की तरफ एनायन मूव करेंगे। बना ली। तो मैं इसीलिए डायग्राम वाइज लिखा रहा हूं कि तुम्हें चीजें ध्यान रहेंगी। करंट अगर हम पास करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, तो बोल रहे हैं कि कैटायन और एनायन कैथोड और एनोड की तरफ भागते हैं। तो क्योंकि कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल है, तो उधर कैटायन जाएगा। ऐसे समझो, कैथोड मतलब कैटायन और एनोड मतलब एनायन का। क्लियर है वहां? तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो कहलाया इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या कहलाया? और कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज। बना लीजिए। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज।
टोटल पॉजिटिव चार्ज इसके बराबर होता है टोटल नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। नीचे लिख लो। अच्छा एक बात सुन लो, मैंने ये नहीं बोला है कि टोटल नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एनायन। क्यों? ऐसा तो तभी हो सकता है जब +1 -1 में टूटा, +2 -2 में टूट रहा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए हमने लिया वहां पे MgCl2 या CaCl2, तो CaCl2 टूटेगा Ca+2 में और 2Cl-, तो चार्ज तो बराबर रहे लेकिन आयंस बराबर नहीं। तो नीचे लिखो, चाहे नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन बराबर हो या बराबर ना हो, चाहे नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन बराबर हो या ना हो, यानी वो बराबर भी हो सकते हैं और बराबर ना भी हो तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब मेरी बात सुनो, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? दोनों लोग रहे, रिएक्टेंट भी रहे और प्रोडक्ट भी, तभी तो बोलेंगे इक्विलिब्रियम। चौथा वाला जो इनका पॉइंट, क्या उसको समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लो मेरे पास NaCl और NaCl एक्वस, तो जैसे ही मैंने, बल्कि मैं इसको ऐसे कर देता हूं, NaCl है और मैंने NaCl को उठाकर पानी में डाला, तो NaCl जो है Se से समझ जाओगे क्या लिखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही मैंने पानी में डाला ये तुरंत टूट जाएगा Na+ में और Cl। तो अगर ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा तो क्या ये बताओ ये 100% आयनाइज होगा, तो इसका मतलब ये तो बचेगा ही नहीं, यानी कि ये जो आयनाइजेशन है ये कितने %? 100%। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि नमक पूरा ना घुले, बोलिए। तो अगर ये 100% आयनाइजेशन है तो आयनिक इक्विलिब्रियम तो तभी बोलेंगे, या इक्विलिब्रियम तभी बोलेंगे जब ये भी रहे और ये भी रहे, यानी ऐसी कंडीशन में क्या नहीं है, इक्विलिब्रियम नॉट, यानी यहां किसी प्रकार का इक्विलिब्रियम नहीं। तो ये लोग तो कभी इक्विलिब्रियम जनरेट करेंगे। तो ये बताना, लिखते रहना, इक्विलिब्रियम बनाने का काम किसका होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेगा मैं थोड़ा थोड़ा टूटूंगा और थोड़ा थोड़ा नहीं टूटूंगा, तो क्या आयनाइज और अनआयनाइज के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा जिसे नाम दिया जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो अगला पॉइंट लिखिए, when weak electrolyte when weak electrolyte dissolve in water, when weak electrolyte dissolve in water, then it's some part ionized, then it's some part ionized and some part unionized। कुछ पार्ट आयन में टूटेगा, कुछ पार्ट आयन में नहीं टूटेगा। So equilibrium attain between, so equilibrium attain between unionized and ionized ion, या आयन क्या, unionized and ionized, called ionic equilibrium।
अब ये बताओ, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तुमने अगर इसके 100 मॉलिक्यूल, तो 100 में से 10 टूटे, 90, क्या दोनों लोग रहेंगे? यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहां पर, क्या ये इसका अनआयनाइज्ड पार्ट है और ये इसका आयनाइज्ड? मामला समझ में आ रहा है कि? तो याद रखना, इक्विलिब्रियम हमेशा कौन बनाएगा? वीक। बना लीजिएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट बना। वीक इलेक्ट्रोलाइट बना। आयनिक इक्विलिब्रियम हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट बना। अब अगर तुम्हें याद हो तो क्या हम लोगों ने यहां पढ़ा था NX बराबर ए अल्फा? याद? बोलो। यहां पर अगर मैं तुमसे बात करूं तो जरा मुझे बताओ कि N क्या है? क्या ये स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट था? X क्या था? अब यहां बोलेंगे डिसोसिएटेड पार्ट, है ना? या इसको आयनाइज पार्ट भी बोल सकते हैं। A क्या था? इनिशियल क्वांटिटी। और अल्फा को क्या बोला था हम लोग? DOD, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बना लीजिए। कई किताबों में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या इसको स्टाइकियोमेट्रिक मोल बोला। क्या बोला गया है? स्टाइकियोमेट्रिक मोल, एक ही बात। अब ये बता दो कि इनिशियल क्वांटिटी का जितना भाग डिसोसिएट हो जाता है, क्या उसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले? लिखिएगा, द पार्ट ऑफ इनिशियल क्वांटिटी, द पार्ट ऑफ इनिशियल क्वांटिटी which is dissociated, which is dissociated is known as, is known as degree of dissociation, is known as degree of dissociation, सॉरी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। अरे एक ही बात है, मतलब आयनाइजेशन ऑब्लिक डिसोसिएशन, अल्फा। ठीक बात। अगला पॉइंट लिख लो, आगे हम लोग बात करेंगे। लिखो, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ओबेस, क्या होता है बात करेंगे अभी, पोस्ट वॉल्ड डाइल्यूशन, पोस्ट वॉल्ड डाइल्यूशन। क्या बेटा ओबे करेगा? पोस्ट वॉल्ड डाइल्यूशन। जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो अभी हम सिर्फ लिखवा रहे हैं, है ना? क्या होता है इसकी बात करेंगे। एक सवाल इसी बात पर लीजिए, लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग
Ostwald dilution law is not applicable in which of the following? Ostwald dilution law is not applicable. पहला लिखो H3PO4, दूसरा लिखो HNO2, HNO2, तीसरा लिखो NaCl, NaCl, चौथा लिखो NH4Cl। एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। अब तुम मुझे बता दो, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ कहां काम नहीं करता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कहां काम करता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला ऑप्शन बोलो, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? इस पर काम करेगा, हटाओ। दूसरा बोलो HNO2, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट है? इस पर काम करेगा। NaCl, क्या सॉल्ट है? बगल में लिखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नॉट अप्लीकेबल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नॉट अप्लीकेबल। NH4Cl, इधर सुनो मेरे लाल, NH4Cl, क्या NH4 प्लस और Cn माइनस से मिलकर बना सॉल्ट है? ये नीचे लिखो सॉल्ट। अरे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है तो अमोनियम साइनाइड क्यों नहीं? सॉल्ट है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी इस पर भी काम नहीं करेगा, नॉट अप्लीकेबल। आज बाबू इतना पेट दर्द हो, ये बात समझ में आती है? अब सुनते जाओ। कॉपी में एक हेडिंग लिखो, कल पढ़ के आनी। लिखो एनसीईआरटी से, ऐसे लिखो, एनसीईआरटी से ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ना। किसी के पास है एनसीईआरटी? मिलाया है? बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा 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 अच्छा, ओ माय गॉड। अरे कोई फिजिक्स में कुछ तो सही लिखो, कुछ तो काम का लिखो जो काम आ जाए। बाकी जो लिखा वो तो कितना आ रहा है जानिए। अच्छा, ये तो तुम्हारे लिए नहीं है, पता है, ये सबके साथ समस्या। मतलब ये नहीं, इसका कोई टीचर से संबंध ही नहीं है भाई। अब तुम सोचो, हमने नहीं पढ़ाया, ठीक है? हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, लेकिन हमें चुनने को मिला तो हमने फिजिक्स चुनी। अच्छा, हमें आती होगी तभी तो हमने की होगी, तभी हम सेलेक्ट हुए होंगे। और जो चीज हमने 4 साल की, तो शायद उससे मोहब्बत हो जानी चाहिए, नहीं हुई, क्योंकि हमें मालूम है ये बेवफा है, ये काम। क्योंकि मैं, बात सुनो, इसमें क्या होता है, हम देखते थे बेचारा टीचर मरा जाता है, बेचारा मर जाता है। बच्चा कहता है अरे वो क्यों? वो कहेगा अच्छा इसमें आगे जा रहा है, अच्छा रुको रुको, शायद थोड़ा सा पीछे रिटार्डेशन हो जाए। ये एक फिजिक्स, मतलब फिजिकल, फिजिकली क्या हो रहा है, तो फिजिकली तो कुछ भी हो सकता है। फिजिकली तो कुछ भी हो सकता है। कौ आदमी है, बैठा है, बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर, एकदम से हमारा झड़ाम। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। बात समझ में आ रही है? केमिस्ट्री क्या है? केमिकल बिहेवियर। मालूम है इसको हमने कुछ डाल के दिया, इसने पिया, पक्का मालूम है क्या हो। जहर पिलाने के बाद वो बाली की तरीके खड़ा नहीं हो जाए, हमको मालूम है हमने इसको पोटेशियम साइनाइड दिया है, चटक। बात समझ में आ रही है? तो ये पता होता है, इनमें नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है? ग्लास है, जूस लिया, जूस केमिस्ट्री, जूस केमिस्ट्री, उसको पता है इसको पिएंगे, और कलर से दिख रहा है ऑरेंज जूस है तो ऑरेंज फ्लेवर ही होगा, संतरे का ही स्वाद होगा, अमरूद का नहीं आएगा, फिक्स। लेकिन गिलास लिया, हाथ गीला था, छूट गया,
फिजिक्स गलत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो प्रॉपर नहीं लग पाया, तो वो अपने आप में जो भी चीज फिजिकली करी जाती है वो कठिन ही होती है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। हम लोग को तो फालतू बदनाम किया गया है कि केमिस्ट्री में पता नहीं कब क्या हो जाता। पढ़ो, बताएंगे कब क्या होता। जिंदगी का नहीं पता, लेकिन इसका अंदाजा लगा लोगे, ये तय बात है। क्योंकि इसमें चीजें बेटा बदलती उतनी तेजी से। अभी जैसे आयनिक, तो आयनिक जब आप पढ़ रहे हैं, हाँ एक चीज आप चलते चलते सीख जाओ यार, यहां पर हम लोगों को बार बार अल्फा के टर्म में लिखना, इसके हर बार अल्फा के टर्म। अब तुम मुझे बताओ अल्फा का मतलब, अभी से सीख लो इसको। अल्फा का मतलब है डिसोसिएशन। नाम तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, लेकिन मतलब है डिसोसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन। यानी कोई भी चीज हम एक के रिस्पेक्ट में देखें। तो अगर किसी ने कहा कि एक से कितना टूटा अल्फा, तो कल को अगर कोई चीज 10 दी तो कितना उससे टूटेगा? 10 है। कल को अगर कोई चीज ए दी तो कितना उससे टूटेगा? ए। कल को कोई चीज एन दी, उससे कितना टूटेगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब अगर हमको इनिशियल ये दिया है तो हमें याद करना है इनिशियल इनटू, ये देखो इधर, इनिशियल इनटू एन। क्या यही टूट रहा है बार बार? तो अगर हम डिसोसिएटेड टर्म में लिखेंगे तो याद रखना है कि कल को पूछा जाए कि कितना डिसोसिएट हुआ, कितना डिसोसिएट, तो वो क्या होगा? अल्फा, 10 अल्फा, ए अल्फा। क्लियर है वहां? इसको दो एग्जांपल से समझो। अगर मैं कहता हूं ए बी नाम का एक सॉल्ट है और यहां पर मैंने उसके आयन बनाए ए प्लस और बी माइनस, यहां मैंने इसकी इनिशियल क्वांटिटी मान लो ली है 1 मोल, तो ये दोनों क्या होंगे? 0। जब हम इक्विलिब्रियम में लिखेंगे तो अल्फा के टर्म में क्या लिखेंगे? एक है, एक से कितना टूटता है? अब सुनते जाओ, जितना टूटेगा स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेगा उतना ही बनेगा, क्योंकि 1 1 स्टाइकियोमेट्रिक। समझ में आ रहा है? लेकिन सेम क्वेश्चन अगर दिया, जाहिर सी बात है एक्वस है, इसमें कोई इस बात को लेके ज्यादा विरोध नहीं करेगा। इस बार हमने इनिशियल क्वांटिटी ली 10, ये दोनों 0। अब हम क्या लिखें? 10 माइनस अल्फा की 10 माइनस 10 है? 10 माइनस, इसको स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई मतलब, इनिशियल क्वांटिटी से। तो अब इतना टूटा, अब कोई चीज बनेगी कितनी, वो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से। अगर ये 1 मोल टूटा तो ये कितना बनता है? 1। ये कितना टूटा है? 10 है। ये कितना बनेगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपको आना चाहिए, बना लीजिए इसको अच्छे से। कल हम लोग को बार बार यार इसको पढ़ना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। अगर हमें डिसोसिएशन लिखना है, घटाना है रिएक्टेंट साइड, तो हमें याद रखना है इनिशियल इनटू अल्फा। लेकिन जब उधर बनाना होगा तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कंपेयर। क्या कंपेयर करेंगे? मतलब अगर तुमने इतना कर लिया और अगर मैं यहां लिख दूं A2B से बना 2A प्लस प्लस B, इनिशियल हमने लिया A, तो ये 0 और ये, देखते जाना। अब यहीं पे गड़बड़ाता है। अब तुम ये सब मत देखो, तुम ये बताओ घटाना है, 1 से अल्फा टूटता है तो A से, क्या ये बताओ ये इतना पोर्शन टूटा, यही है ना? अब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये 1 मोल टूटता है तो ये 2 बनता है,
ये कितना टूटा Al, ये कितना बनेगा? 1 मोल टूटता है तो एक कितना टूटा है, कितना बनेगा? ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आया मामला पकड़ में? तो कब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना है और कब नहीं देखना, ये बड़ी important। ये आ गई तो आ। ये आ गया तो आइनिक आ गया, इतना सा। रिएक्शन मैकेनिज्म लगा लिया तुमने पूरा, बुकलेट लगा ली, कोई सवाल फंस रहा है? नो, लगाए नहीं इसका मतलब पूरा नहीं लगाया है। एक तो नहीं आ रहे, हाँ तो लाओ, लाइयो। लाओ, पूछना है तो पूछो। अच्छा, एसिडिटी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा, बेसिसिटी पूछता है तो क्या मतलब? सोच समझ के जवाब दे, सवाल दिखाओ। परेशान, किताब ही नहीं है इससे कि हम नहीं छूते किताबें का। गजब हो भैया, तुम लोग आपस में दुश्मन हो एक। क्वेश्चन नंबर 37, तो डाइपोल मोमेंट। अब मेरी बात सुनो, अगर मैंने कोई मॉलिक्यूल, बात सुनो, कोई एसिड कितने लिखवाया है बहुत अच्छे से, H+ देता है, याद करो वैलेंसी फैक्टर। कोई एसिड कितने H+ देता है, ये उस एसिड की बेसिसिटी कहता। अब मेरी बात क्लियर है कि नहीं? तो जब तुम कहोगे एसिडिटी और बेसिसिटी, तो आप किसी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं। वहां पूछा गया होगा बताओ बेसिसिटी कितनी है, यही आया है ना सवाल, या किसकी बेसिसिटी 2 है, 1 है, 3, यही पूछा गया हो। तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल को ढूंढो। अगर कोई बेस, वो कितने H+ एक्सेप्ट कर सकते, या कितने OH-, वही ऊपर भी यही चीज का रिलीज करे, वो उस बेस की, वो उस बेस की एसिडिटी कहता। क्या ये बात क्लियर है? वो उस बेस की एसिडिटी कहता। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर पूछा जाए इसकी एसिडिटी क्या हो, तो ये बेस तो है, कितने OH- दे सकते। तो अगर कोई पूछे यहां पर H2SO4, एसिड तो है लेकिन इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, कितनी होगी?
समझ में आ रहा है मामला? अब तुम्हारा ये सवाल, डाइपोल मोमेंट ऑफ विच कीटोन इज मैक्सिमम, क्वासी एरोमेटिक पढ़ाया है। डाइपोल मोमेंट का मतलब कौन सा बॉन्ड सबसे जल्दी टूटे, तो जिसके टूटने पर एरोमेटिक कैरेक्टर आता है। चौथा ऑप्शन आंसर। डाइपोल मोमेंट कब आता है? जब प्लस और माइनस आता है। तो ये बताओ, क्या हम लोगों ने तोड़ा था ना क्वासी एरोमेटिक, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो क्या जैसे ही प्लस माइनस आया ये कब इतना पोर्शन क्या बन गया? एरोमेटिक। तो क्या ये मॉलिक्यूल हमेशा प्लस माइनस में टूटा रहना चाहेगा? यस सर। तो अगर प्लस माइनस में रहेगा तो क्या यहाँ डाइपोल मोमेंट का वेक्टर आएगा? ये बताया भी था कि डाइपोल मोमेंट का से भी कोरिलेट कर सकते हैं भाई, प्लस और माइनस कितना क्लियर है? और कुछ गलत लिखा है, एसिडिक स्ट्रेंथ होना चाहिए। मैं सवाल दिखाओ तो पता है। हाँ लाओ लाओ, फोन से गलत लिखा है 100%। ये कहेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ही है, ये क्या बोलेंगे?